So write down today's topic, that is problems with मतलब problems related to cutting of string or string cutting of string और spring। तो स्प्रिंग में तो एकदम से स्ट्रिंग में एकदम से टेंशन चेंज हो जाएगी, स्ट्रिंग मतलब सिंपल धागा, लेकिन स्प्रिंग में एकदम से चेंज नहीं होगी ना। वो वीडियो एक बार और प्ले करके मैं तुम्हें चल थोड़ा लिख लेते हैं, फिर मैं एक बार फिर से प्ले करके बताऊंगा ये स्टेटमेंट लिखने के बाद, तो तुम्हें समझ में आएगा। सो लिख लो इस बात को, टेंशन ऑफ स्प्रिंग कैन नॉट चेंज सडनली, ठीक है। बट टेंशन ऑफ स्ट्रिंग कैन चेंज सडनली। ये बात अपन को समझनी है, ठीक है। क्यों नहीं चेंज होती स्प्रिंग की टेंशन, स्लिंकी की टेंशन क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि वो एक्सटेंशन पे डिपेंड करती है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग एंड एक्सटेंशन और compression cannot change suddenly, जबकि स्ट्रिंग के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है ना। तो कुल मिला के फाइनल कंक्लूजन पॉइंट कि इफ स्ट्रिंग इज कट tensions become zero instantaneously। क्या कहने का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक लटका हुआ है यहाँ पे स्ट्रिंग से, दिस इज अ स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है। हम कैंची लेके आए और इसको काट दी स्ट्रिंग को, ठीक है। तो एकदम से टेंशन ज़ीरो हो जाएगी ना। तो जैसे ही ये कट हुई, टेंशन विल बी ज़ीरो, ढीली पड़ जाएगी ये रस्सी। लेकिन स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। बट इन केस ऑफ अ स्प्रिंग दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़, या क्या लिखें, ये ट्रू नहीं है तो क्या ट्रू है, इसमें लिखते हैं टेंशन remains the same momentarily। उस मोमेंट पे उतनी ही रहेगी टेंशन, हाँ उसके बाद तो फिर ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी, अच्छी बनेगी। सो फोकस करना, और वही कॉन्सेप्ट, सेम सोल कॉन्सेप्ट वही है कि स्प्रिंग में तुरंत टेंशन चेंज नहीं हो सकती, स्ट्रिंग में तुरंत हो सकती है ना। तो यही सोल कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं हम यहाँ पे। सो हमारे पास एक सिस्टम लटका हुआ है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिससे मास 3m लटका हुआ है, और उसके नीचे भी स्प्रिंग है, दोनों ही इस क्वेश्चन में स्प्रिंग है, उससे मास स्मॉल m लटका हुआ है, ठीक है। ये स्प्रिंग 1 है और ये स्प्रिंग 2 है, ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है। सो इनिशियली blocks are in equilibrium। So find acceleration of A and B just after first part spring 1 is cut, and second part spring 2 is cut,
तो अब यहाँ पे अपना दिमाग लगा के खुद से 1 मिनट के लिए ऑब्जर्व करो और सोचो कि क्या सिचुएशन बनेगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहली सिचुएशन, ये हम स्प्रिंग 1 को काट रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन स्प्रिंग 1 इज कट, तो 1 का काम ख़त्म हो गया, ये कट गई। और यहाँ पे 3m है मास, और इससे दूसरी स्प्रिंग लटकी हुई है जो अभी भी लटकी हुई है, उसमें कोई टेंशन चेंज नहीं होगा, उसमें जो टेंशन था इनिशियली वही रहेगा। तो अब फटाफट यहीं पे एफ बना लेते हैं। तो लेट्स से इसमें टेंशन T2 है, इसमें टेंशन T1 है। सो T2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगी mg, है ना, दिख ही रहा है वो, क्योंकि mg को काउंटर T2 ही कर रही है। और इसका एफ बनाएंगे तो 3mg नीचे आएगा, T1 ऊपर आएगा, और T2 mg आया है, सो एक mg और नीचे आएगा, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 4mg। ठीक है, ये क्विक कैलकुलेशंस। तो कहने का मतलब जब पहले स्प्रिंग को काट दिया तो सेकंड स्प्रिंग में तो टेंशन वही का वही रहेगा, सो mg वही का वही लगा दो, 3mg भी लगता रहेगा, 3mg भी लगेगा, और इस वाले पे mg नीचे लगेगा और ऊपर टेंशन वही का वही लगेगा, है ना, दैट इज mg। सो नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज, ये पहले ए ब्लॉक पे कितना होगा नेट फोर्स, 4mg। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4mg डिवाइडेड बाय मास, सो ये हो जाएगा 4g डाउनवर्ड्स। ठीक है, सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी नेट फोर्स इज mg माइनस mg, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, सो 0/0, 0/m, सो एक्सेलरेशन हो गया 0। दूसरी सिचुएशन पे आ जाते हैं। दूसरी सिचुएशन में नीचे वाली स्प्रिंग काटी है, ऊपर वाली अभी की अभी वही सही सलामत है। ठीक है, ये हो गया, ये 3m, और यहाँ पे तो काट दी इस स्प्रिंग को, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मास जो है, इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, इस वाले पे तो नीचे लगने लगेगा mg, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं। सो b का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, b का एक्सेलरेशन हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय m, दैट इज़ g डाउनवर्ड्स। और यहाँ पे ऊपर वाले में इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं हो पाएगी टेंशन, जो शुरुआत में थी टेंशन वही रहेगी, कितनी थी 4mg, तो यहाँ पे टेंशन रहेगी 4mg, और नीचे 3mg। सो नेट फोर्स कितना हो गया इस पर, नेट फोर्स हो गया ऊपर की साइड mg, so mg divided by m, so acceleration of a is m upwards, sorry g upwards, mg by g is g। तो ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लो। यस मैम। तो इसको है ना आराम से घर पे, मतलब अभी जो बोल रहे हैं कि जिनको समझ में आ गया, आई सीरियसली डाउट दैट कि अभी इतना सिंक्रोनाइजेशन नहीं बनता है जब इसको पढ़ाता हूँ मैं नॉर्मली बच्चों को। तो इसको एक बार चैन से बैठ के, तुम जब अपना खाली टाइम में बैठे होगे तो इसके बारे में सोचना, बस ये 2 क्वेश्चंस को सोचना कि क्या तुम्हें परफेक्टली एकदम सिंक्रोनाइजेशन में, मतलब एक बार फिर से मिटा के पूरा खुद खुद से सॉल्व करके देखना कि यही आंसर आ रहा है क्या, या कुछ और आंसर आ रहा है, या आंसर आ रहा है तो क्या फील आ रहा है। तो एक बार जब तुम्हें ये समझ में आएगा कि क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि स्प्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होगा इसलिए अपन ये यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बहुत मज़ा आएगा। सो बिल्कुल रश मत करो, और आराम से इसको एक बार फिर से रिविज़िट भी करना। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक आध बार कभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा, तो उन्होंने क्या वो बना दिया, हम सब ने मिल के ये थ्योरी में इसको। लेकिन कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि स्प्रिंग में टेंशन एकदम से चेंज नहीं होता है, जबकि स्ट्रिंग में हो जाता है। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट भी है, ये हमें समझना है। सो न्यूटन्स लॉ फॉर अ सिस्टम, न्यूटन्स लॉ फॉर अ सिस्टम। सो जैसे अभी हम नॉर्मली एक एक ऑब्जेक्ट पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, लेकिन पूरे सिस्टम पे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी थ्योरी नोट कर लेते हैं। सो ऑन अ सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स
इज़ गिवन बाय एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, अच्छा एक बॉडी होती जैसे फॉर एग्जांपल, तो हम क्या लिखते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, ख़त्म हो जाता। लेकिन एक से ज़्यादा बॉडीज़ हैं अगर, तो हम क्या लिखेंगे, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 एंड सो ऑन। जितनी भी बॉडीज हैं सबके रिस्पेक्टिव मासेस और एक्सेलरेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, m3a3 एंड सो ऑन, ठीक है। वेयर m1 m2 m3 and these are the masses of the particles of the system and a1 a2 a3 and so on, these are the acceleration of those particles and these are their respective accelerations. अच्छा ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पुली वाले केस में। कैसे किया था एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक पुली है और पुली के क्रॉसओवर दो मासेस लटके हुए हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। m2 इज़ ग्रेटर देन m1, सो क्लियरली ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। लेट्स से एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है m1, सो एक्सेलरेशन a से ही m2 भी नीचे आएगा। तो अगर हम इसको सिस्टम की तरह देखें कि एक ऐसा सिस्टम मान लें, मतलब इसको इंडिविजुअली और इसको इंडिविजुअली ना देखते हुए इसको पूरे को सिस्टम की तरह देखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको खोल के बना लेते हैं, m1 यहाँ पे आ गया, m2 यहाँ पे आ गया। है तो वो पुली के क्रॉसओवर, लेकिन हमने उसको एक स्ट्रेट लाइन में बना लिया। अच्छा तो स्ट्रेट लाइन में टेंशन तो कैंसिल आउट हो रही होंगी, इंटरनल फोर्स बन रहा होगा। इधर से क्या लग रहा है m1g और इधर से क्या लग रहा है m2g, सो हमने m2g इधर लिख लिया m2g और यहाँ पे m1g इधर लिख लिया। अब इसको पूरे सिस्टम की तरह कंसीडर किया है, दिस इज़ द कंप्लीट सिस्टम जिसमें दो मासेस आ चुके हैं और हमें पता है कि ये सिस्टम पूरा का पूरा इस तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से। तो हम इसको देखना पूरा जो नेट फोर्स वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पे लगाना चाहता हूँ मैं, तो लगाऊंगा कैसे, F external on the system is equals to mass of first particle into acceleration of first particle plus mass of second particle into acceleration of second particle। वेक्टर है, एक्सेलरेशंस वेक्टर है, इसलिए वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो दोनों का ही सेम है, तो दोनों का ही एक्सेलरेशन हो गया सेम, तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई a, क्योंकि दोनों a सेम है। और f एक्सटर्नल कितना होगा, m2g माइनस m1g, सो m2g माइनस m1g, तो g कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। तो मतलब ये तो बहुत धीरे धीरे करके बता रहा हूँ मैं, हम बहुत तेज़ स्पीड से कर लेंगे एग्जामिनेशन में। एक और एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस से क्रॉस्ड ओवर पुली है एक वर्टिकल सरफेस पे, और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, यहाँ पे इसको m1 बोल देते हैं, और पुली से क्रॉस ओवर होके दूसरी तरफ हैंग हो रहा है मास m2। तो हमें बताना है कि अब बताओ भाई कि एक्सीलरेशन कितना होगा इस सिस्टम का। तो हम सोचेंगे बैठ के कि सिस्टम में कौन कौन है। सिस्टम में दो मासेस हैं जो कनेक्टेड हैं पुली के साथ, ठीक है। पुली के ओवर एक ही रोप से कनेक्टेड है। सो अब नीचे खींचने वाला फोर्स कौन है पूरे सिस्टम में, m2g। टेंशन तो बैलेंस हो रही होंगी इंटरनली। अच्छा इधर तो ग्रेविटी लग नहीं रहा इस पर, तो अगर इसको अपन स्ट्रेच करके एक सिस्टम की तरह बनाएंगे, ये m1 ये m2 और ये रस्सी,
तो ये एक सिस्टम है जिसको चलाने वाला केवल एक ही फोर्स है, दैट इज़ m2g। तो m2g। सो अब पूरे सिस्टम का एसेलरेशन कैसे लिखेंगे? इस सिचुएशन में ये ए से इस तरफ जा रहा होगा, तो ये ए से इस तरफ जा रहा होगा। खोल के स्ट्रेच करके लिख लिया तो दोनों ही ए से एक ही तरफ मूव कर रहे होंगे। सो एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन ऑन द सिस्टम। तो एसेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज नेट फोर्स लिखेंगे m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये बात समझ में आ रही होगी सबको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब ये कैलकुलेशंस को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, स्पीड अप करने के लिए है ये तरीका। वैसे हम अकेला इसका एबीडी बना सकते हैं, फिर अकेला इसका एबीडी बना सकते हैं, दो इक्वेशंस लिख सकते हैं, फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा चीज़ें। जेई मेंस और नीट एग्ज़ामिनेशन में स्पीड का खेल भी हो गया है बहुत ही ज़्यादा। तो हमें अपनी कैलकुलेशंस करनी है तेज़, इसलिए ये टूल्स का यूज़ करेंगे हम जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज जो तुम्हें होमवर्क मिलने वाला है, तो तुम अब ये इंडिविजुअली एफबीडी बनाना बंद करो, और अगर ऐसा कुछ हो पा रहा है कि भाई टोटल सिस्टम की तरह कंसीडर कर लिया और नेट एसिलेशन लिख दिया, तो वैसा लिखना पड़ेगा तुम्हें। 99% सिचुएशन ऐसी आएंगी पेपर में जिसमें तुम इजी अप कर सकते हो कैलकुलेशन। तो हमेशा स्पीड एनहेंसमेंट टूल्स को बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये ऐसा नहीं है मतलब क्या दिमाग पढ़ते पढ़ते हमें जब पहली चीज़ पढ़ लेता है कोई दिमाग पहला तरीका, और फिर उसके बाद कोई दूसरा तरीका बताया जाता है, तो हमारा दिमाग बोलता है कि यही तो है, ठीक है ना, पहला तो आ गया, इसी से कर लेंगे। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएं एग्जामिनेशन में। स्पीड का बड़ा चक्कर है ना। सब कुछ आते हुए भी स्पीड कम होने की वजह से मार्क्स कम हो सकते हैं। सो तुम अपने जो भी कैलकुलेशंस हैं उसमें सबसे इजी चीज़, तो अब फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि यही चीज़ क्यों नहीं बताई शुरुआत में, पहले ये बता देते तो ऐसे ही सीख जाते। तो ऐसा नहीं होता ना, पहले पूरा डिस्क्रिप्शन होता है पूरे फैमिली का कि इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, उसके बाद फिर बताया जाता है कि भाई इनका काम ये है। तो अगर मैं केवल शॉर्टकट फाइनल जैसे करना है वैसे बताऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जा पाएगा। ये तुम तभी एंटिसिपेट कर पा रहे हो जब तुम्हें पहली चीज़ पता है, लेकिन पहली चीज़ से नहीं, अब ऐसी चीज़ से करना है। तो तुम्हारी कोशिश रहनी चाहिए कि तुम सिस्टम आइडेंटिफाई कर पाओ हर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे करने वाले हैं अब हम। ठीक है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है हैंगओवर पुली से, दूसरी तरफ दूसरे इंक्लाइन सरफेस पे दूसरा ब्लॉक है हैंगओवर पुली से। ठीक है, इसका मास बोल देते हैं m1 और इसका मास बोल देते हैं m2। और ऐसा कुछ सेटअप है, वैल्यूज़ ऐसी हैं अल्फ़ा बीटा m1 m2 की, कि ये सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है, ये एसेलरेशन से इधर मूव कर रहा है, और ये एसेलरेशन सेम एसेलरेशन ए से ही इधर मूव कर रहा है। तो अब हमें बताना है कि एसेलरेशन क्या होगा सिस्टम का। तो अब इंक्लाइन सरफेस का प्रैक्टिस करते करते अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि जो इधर ग्रेविटी का कंपोनेंट आएगा वो होगा m1g साइन अल्फ़ा, और इधर जो ग्रेविटी का कंपोनेंट आएगा वो होगा m2g साइन बीटा। तो इफ़ेक्टिवली अगर इसको सिस्टम की तरह देखा जाए तो ये तो चलाने वाला फोर्स है, और ये तो रोकने वाला फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे, m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है सिस्टम का, m1 प्लस m2। सो डायरेक्टली एसेलरेशन लिखेंगे अपन। एसेलरेशन इज m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम दैट इज m1 प्लस m2। अब इसके बाद कोई टेंशन निकालने के लिए बोल दे कि बताओ रस्सी में टेंशन कितनी है, तो फिर हम किसी एक का एफबीडी बना लेंगे, एक ही वैल्यू पता रहेगी और फिर सॉल्व कर देंगे। तो एसेलरेशन ही लिखा जा सकता है शॉर्टकट मेथड से, ऐसे टेंशन नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि टेंशन के बारे में तो अपन को नहीं पता। इस फॉर्म में लिखते हुए टेंशन को ही तो एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब अपन समझ के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सो कोई भी देखो, मैं जब भी कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो तुम्हारा दिमाग भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे कंक्लूजन बना के आगे बढ़ रहा होता है। तो
अगर सिंक्रोनाइजेशन में चल रहे हैं तुम्हारे थॉट्स और कुछ ट्रैक से हट के कुछ अलग तुमने सोचा और जो लग रहा था तुम्हें एंटिसिपेट कर रहा था कि अब ऐसा होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो तुम्हें पूछना है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि ऑन द स्पॉट जो तुम्हारा एंटिसिपेटेड थॉट आया था वो जो सच नहीं हुआ, वो इसलिए गलत साबित हुआ होगा क्योंकि कुछ चीज़ मिस आउट कर गए होगे तुम उसमें। तो मैं ऑन द स्पॉट बताऊंगा तुम्हें, तो फिर बेटर सिचुएशन क्रिएट होगी। सो प्लीज़ आस्क डाउट्स। जैसे इस क्वेश्चन में तुम अपनी एक थॉट प्रोसेस बनाना, और फिर अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से वो कुछ अलग हो तो मुझे पूछना कि हमने तो ऐसा सोचा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट आस्क। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिससे 2 kg और 4 kg के ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर पे रखी हुई है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। एट द इंस्टेंट शोन, एट द इंस्टेंट shown, acceleration of 4 kg block is 4 meter per second square towards right, towards right. Then find acceleration of 2 kg block at this instant. और एक और इन्फॉर्मेशन है कि इस 4 kg ब्लॉक पे यहाँ पे 30 N अप्लाई किया गया है, तभी एसिलरेशन हो पाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रा विजुलाइज करके सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे बताओ क्या थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं कि ये नेचुरल लेंथ पे है या नहीं। सो हम भी कुछ ऐसा दिमाग से पहले से नहीं मानेंगे कि ये नेचुरल लेंथ पे है या नहीं है। हम तो जो डेटा दिया है उसके मुताबिक जजमेंट करेंगे। अच्छा, नेचुरल लेंथ में अगर नहीं है तो इसका मतलब कि कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं इस 4 kg ब्लॉक को। सबसे पहले हमने 4 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाया। सो 30 N इस तरफ लग रहा है और लेट्स से स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है, उसको एफ एस बोल देते हैं। और सवाल में दिया हुआ है कि इस मोमेंट पर 4 kg ब्लॉक का एसिलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है राइट की तरफ। हमने कहा भाई इसका एसिलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या लिखेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, दैट इज 30 माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू मास इंटू एसिलरेशन। मास भी 4, एसिलरेशन भी 4, तो यहाँ से 30 माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू 16 आ गया। सो एफ एस की वैल्यू आ गई 40 N, यानी कि 40 N का फोर्स जनरेट हो रहा है इस स्प्रिंग की वजह से। ठीक है, अच्छा अगर 2 kg का एफ बनाए तो यही स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लग रहा होगा इसमें, और उस मोमेंट पे उसकी वैल्यू कितनी होगी? 40 N। तो 40 N, तो इसका एसिलरेशन क्या होगा 2 kg वाले ब्लॉक का? एसिलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, उसको बोल देते हैं ए, एसिलरेशन ऑफ ए बोल देते हैं, ए। नेट फोर्स इज 14 डिवाइडेड बाय मास दैट इज 2, कितना आ गया? 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? अच्छा, ये कैसे जजमेंट किया कि ये एफ एस और ये एफ एस बराबर होंगे? एक्शन रिएक्शन, क्योंकि स्प्रिंग जितना फोर्स इसको खींचने में लगाएगी उतना ही फोर्स इसको खींचने में लगाएगी। स्प्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा, इसलिए इस एफ एस को इसके बराबर लिख दिया। और इस एफ एस को कैसे लिख दिया? क्योंकि 4 kg वाले ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि उसका एसिलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। ये तो हमने एफ बना के देखा, दिस वॉज आवर मेथड 1। इसको हम सिस्टम वाले मेथड से देखते हैं, मेथड 2। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 kg ब्लॉक है और ये 4 kg ब्लॉक है और बीच में स्प्रिंग अटैच्ड है।
और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। तो अंदर जो स्प्रिंग फोर्स है वो तो आपस में बैलेंस आउट कर रही होगी अपने स्प्रिंग फोर्स को। इसका मतलब नेट फोर्स स्प्रिंग की वजह से अगर इस सिस्टम पे देखा जाए तो वो तो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि एक पे लगा एक्शन, एक पे लगा रिएक्शन, और बाहर से देख रहे हैं अपन सिस्टम को, इंडिविजुअली देख रहे होते। जैसे अगर केवल 2 kg के ब्लॉक को देख रहे होते तब तो उस पर फ्रिक्शन का फोर्स एक्सटर्नल फोर्स था। केवल 4 kg ब्लॉक को देख रहे होते अकेले इंडिविजुअली, तब उस पर फ्रिक्शन फोर्स बाहर का फोर्स था। लेकिन अगर दोनों को मिल के देखा जाए तो फ्रिक्शन का फोर्स इस पे इस तरफ और इस पे इस तरफ दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो इस पूरे सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 30 न्यूटन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन? एफ ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू m1a1 प्लस m2a2। ठीक है, इसका एसिलेशन a1 बोल दिया, इसका एसिलेशन a2 बोल दिया, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है? ये सिस्टम पे 30 न्यूटन लग रहा है जस्ट। सो 30 न्यूटन इज इक्वल्स टू m1a1। m1 कितना है? 2 kg। a1 कितना है? मालूम नहीं। प्लस m2 कितना है? m2 है 4 kg। a2 कितना है? मालूम है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 4 × 4। तो इसको सॉल्व किया, 30 इज इक्वल्स टू 2 × a1 प्लस 16। तो 16 उस तरफ गया तो 30 - 16 इज 14। 14 डिवाइडेड बाई 2 इज 7। सो a1 इज इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो अपन ने दो अलग अलग मेथड की तरह से इनको रिप्रेजेंट किया, लेकिन अब गहराई सोचो दोनों की, कि दोनों में कॉन्सेप्ट तो ये यूज़ किया ना कि यार एफ एस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहा है। पहले में क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि ये जो एफ एस मार्क किया था यहाँ पे 14 न्यूटन, वही एफ एस दूसरे ब्लॉक पे भी मार्क किया। मतलब हमने अंदर अपने अंदरूनी आत्मा में क्या सोचा कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन बराबर होंगे, तभी इसको सॉल्व कर पाए। नहीं तो अदरवाइज मान लो सपोज एफ एस यहाँ पे 14 आया और फिर यहाँ पे अपन इसको कुछ अननोन लिखते तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे कि इंटरनल फोर्स बराबर होंगे। और मेथड 2 में भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि इंटरनल फोर्स बराबर है, तभी हमने नेट फोर्स इंटरनली ज़ीरो लिख पाए, है ना। तो भले ही ऐसे मैथमेटिकली देखने में अलग लग रहा है, लेकिन है ये एक ही चीज़। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नोट कर लो इसको और एब्जॉर्ब करो जो भी तुम्हारे क्लैशिंग पॉइंट है या जो भी तुम्हारी थॉट प्रोसेस है, मेरे सामने रखो उसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने एक सिचुएशन बनाने वाला हूँ, इसमें तुम्हें दिमाग लगाना है। ठीक है, इमेजिन करो एक एलिवेटर है। एलिवेटर यानी कि लिफ्ट। लिफ्ट का एक चैम्बर है जिसमें एक स्ट्रिंग से एक मास लटका हुआ है जिसका मास है लेट्स से 10 kg। और ये एलिवेटर अपने आप खुद भी एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की साइड। सो उसका एक्सेलरेशन है एलिवेटर का लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तुम दो जगह खड़े हो, एक तो पोजीशन मतलब अलग अलग टाइम पे, एक तो पोजीशन लिफ्ट के अंदर और दूसरी पोजीशन ग्राउंड पे। ठीक है, सो व्हेन यू आर एट पोजीशन 1, तुम पोजीशन 1 पे खड़े हो, 2 को भूल जाओ अभी, पोजीशन 1 पे खड़े हो। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए तुमसे किसी ने कहा, तो तुम क्या आंसर दोगे कि इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? इस रस्सी में टेंशन होगी, तुम कहोगे कि यार ये इक्विलिब्रियम पे दिखाई दे रहा है तुम्हें। एट पोजीशन 1 इट इज़ लाइक इक्विलिब्रियम टू यू। क्यों है इक्विलिब्रियम पे? क्योंकि तुम भी एसेलरेटर के साथ एसेलरेट कर रहे हो, एलिवेटर के साथ ऊपर जा रहे हो, तो ये तो एकदम रेस्ट पे लटकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो तुमने कहा कि भाई फॉर पोजीशन 1 इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो तुमने उसका एबीडी बनाया, नीचे मार्क किया mg, ऊपर मार्क किया टेंशन इन फर्स्ट सिचुएशन, या टेंशन को टी ही बोल देते हैं जस्ट। और बोला क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स होना चाहिए 0, सो टी इज इक्वल्स टू mg। सारी वैल्यूज़ रखी, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू भी लगभग 10, और रिपोर्ट की आंसर 100 न्यूटन। ठीक है, फिर दूसरी पोजीशन पे आ गए तुम,
यहाँ पे नहीं हो, अब यहाँ बाहर खड़े हुए हो, तो ये ब्लॉक एसेलरेट होता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल देगा, एसेलरेट हो रहा है, अब इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो फॉर पोजीशन 2 ब्लॉक का तुम एफ बनाओगे, ऊपर टेंशन मार्क करोगे, नीचे एम मार्क करोगे, ठीक है। और अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एसेलरेशन भी मार्क करोगे, कितना है एसेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लिफ्ट के साथ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना, तो वो ब्लॉक भी एसेलरेट कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे अब तुम फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे, क्या होगा वो, T - mg = ma, सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करोगे तो T - mg इज़ 100 N एंड मास इज 10 kg एंड एक्सेलरेशन इज 2, तो ये 20, तो यहाँ पे T = 120 N आ गया। तो पहली सिचुएशन में यहाँ पे जब आदमी खड़ा है तो उसको लग रहा है 100 N का टेंशन है उस स्ट्रिंग में। दूसरी सिचुएशन में जब खड़ा है तो बाहर जब उसको लग रहा है कि 120 N का टेंशन है स्ट्रिंग में। दो टेंशन मतलब दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है, कुछ कोई बताना चाहेगा इस विषय में? पोजीशन ए में वो रिस्पेक्ट में रेस्ट में था और पोजीशन बी में वो एक्सीलरेट कर रहा था। एक्सेलरेट कर रहा था, बिल्कुल सही कहानी दी तुमने। पोजीशन ए से हम देख रहे हैं, पोजीशन सेकेंड से जब देख रहे हैं तो उसको ब्लॉक एक्सीलरेट करता हुआ दिखाई दिया। पोजीशन 1 पे था तब उसके लिए रेस्ट पे था वो, तो टेंशन तो वो जब देख के ही विजुअलाइजेशन करके ही बताएगा कि रेस्ट पे। तो पहले सिचुएशन में टेंशन उसने कैलकुलेट किया 100 N, दूसरी सिचुएशन में वही एफ बनाया, फार्मूला लगाया, एकदम सब सही किया है, और टेंशन निकल के आ गया 120 N। तो अब रस्सी में टेंशन तो अलग अलग नहीं हो सकता, टेंशन मतलब कि कितनी टाइट है रस्सी। तो अब किसकी बात सही है, पहले पोजीशन वाले आदमी की या दूसरी पोजीशन वाले आदमी की? या दोनों ही सही हैं कि ये रिस्पेक्टिव चीज़ है कि यहाँ से देखा तो उसको 100 N दिखाई दिया, यहाँ से देखा तो 120, इट्स बिकॉज ऑफ द रिलेटिव पोजीशन। जैसे रेफरेंस फ्रेम होता है ना, कि हम अगर बाइक पे चलते हुए जा रहे हैं और पैरेलली कोई दूसरी बाइक भी उसी स्पीड से चल रही है तो वो रेस्ट पे दिखाई देती है। तो क्या फोर्स में भी ऐसा चक्कर है कि फोर्स अलग हो जाएगा जब फ्रेम चेंज हो जाए? तो अगर ऐसा थॉट, अगर दिमाग में अपन ऐसा कंक्लूजन बनाए कि चलो भाई फोर्स चेंज हो जाएगा अगर फ्रेम चेंज हो जाए, तो टेंशन क्या होता है एक्चुअली? टेंशन तो होता है कि भाई कितना कितना खिंचाव आ सकता है उसमें। तो इमेजिन करो कि ये जो रस्सी थी इसकी टेंशन की कैपेसिटी थी 111 N, है ना। तुमने उस पर फोर्स लगा के एक्सपेरिमेंट करके उसकी वैल्यू निकाली थी कि यार 111 N का फोर्स लगेगा तो वो टूट जाएगी। तो अब ये रस्सी टूटेगी कि नहीं, क्योंकि इसके हिसाब से तो लिमिट में है 100 N, इसके हिसाब से लिमिट के बाहर पहुंच चुकी है। क्योंकि टूटेगी तो इसके लिए भी टूटेगी और इसके लिए भी टूटेगी, ऐसा तो है नहीं कि इसके रेफरेंस फ्रेम में टूट जाएगी और इसके रेफरेंस फ्रेम में नहीं है। मगर हाइजेनबर्ग का वो थोड़ी है कि यूर परसेप्शंस क्रिएट द रियलिटी। तो देखो, ये जो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं ये बहुत ही लिमिटेड है ना। तो हम लिमिटेशन पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो असली में पहले तो फैसला करते हैं कि सच कौन बोल रहा है। सच ये बोल रहा है, ये सेकेंड जो आदमी है ये सच बोल रहा है, ठीक है। ये गलत कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, एनएलएम इज़ नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस फ्रेम में बैठ के वो न्यूटन लॉ लगा रहा है वो फ्रेम ही एसिलेट कर रहा है। सो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन एसिलरेटिंग फ्रेम्स। अगर फ्रेम ही एसिलरेट करने लग जाए तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है ना। तो कुछ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं जो जनरल नॉलेज के लिए हमारे काम आएंगे, कि जितने भी इफ़ेक्टिव पैरामीटर्स हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसिलरेशन, ये सब रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। दीज आर फ्रेम डिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब बहुत ही, ये तो बच्चों की, छोटे बच्चों को पता रहता है कि मान लो कि सपोज़ कोई यहाँ पे अर्थ पे है
सन के रिस्पेक्ट में अगर वो कैलकुलेट करे कि कितना ट्रैवल कर लिया, तो यहाँ से बैठ के यहाँ तक ट्रैवल कर लेता है वो साल भर में। लेकिन अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में बैठ के देखा जाए तो वो वहीं के वहीं रहता है। सो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आर फ्रेम डिपेंडेंट, कि हम कहाँ से देख रहे हैं उसे, है ना। लेकिन फोर्स इज़ नॉट फ्रेम डिपेंडेंट। फोर्स इज़ नॉट फ्रेम डिपेंडेंट। फोर्स एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। किसी भी फ्रेम में चले जाओ, फोर्स उतना ही महसूस होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स का क्या एग्जांपल लूँ, जैसे बॉटल को स्क्यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे हमारे पास एक बॉटल है, या बॉटल को मत स्क्यूज़ करो, तुम तो थप्पड़ मार, चलो थप्पड़ की बात करते हैं, कि जैसे तुम घर पे बैठे हो एकदम और तुमने थप्पड़ दे दिया किसी को मिला के, अच्छा खुद को मार लिया थप्पड़, ठीक है, खुद को थप्पड़ मारा तो एक फोर्स महसूस होता है तुम्हें। इमेजिन करो कि वो प्लेन चल रहा है जो है 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वहाँ पे सेम थप्पड़ तुमने अपने आप को मारा, तब भी सेम फोर्स महसूस होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि थप्पड़ लाइट महसूस होगी, स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई तो थप्पड़ लाइट हो गया। सो ये बात ध्यान रखना, फोर्स फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये जो इफ़ेक्टिव पैरामीटर्स हैं, इफ़ेक्टिव पैरामीटर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दीज आर इफ़ेक्ट, और ये जो कॉज वाला पैरामीटर है, कॉजिंग पैरामीटर, दिस इज़ फोर्स। तो कॉजिंग पैरामीटर इज़ दैट इज़ फोर्स दैट इज़ नॉट फ्रेम डिपेंडेंट। फ्रेम को चेंज करने से वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो फिर हमारा अगर चेंज हो जाए फ्रेम और हम NLM लगाएं तो फिर गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए हम दो फ्रेम डिफ़ाइन कर देते हैं, कि एक तो ऐसे फ्रेम्स जिसमें NLM एप्लीकेबल है, और एक ऐसे फ्रेम्स जिसमें NLM एप्लीकेबल नहीं है। सो NLM एप्लीकेबल है, एक ऐसा फ्रेम बोल देते हैं उसे, और एक ऐसा फ्रेम बोल देते हैं जिसमें NLM एप्लीकेबल नहीं है, नॉन एप्लीकेबल। सो इसको एक ऐसी, मतलब इतनी सबको टिपिकल नाम दे रहे हैं तो इसलिए इसको टिपिकल नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसको बोल दिया देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अगर मोटे तौर पर याद रखना है कि दिस इज़ नॉन एसिलरेटिंग फ्रेम, नॉन एसिलरेटिंग फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम इज़ द नॉन एसिलरेटिंग फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि एसिलरेटिंग फ्रेम, एसिलरेटिंग फ्रेम्स। मतलब एसिलरेटिंग फ्रेम, अगर फ्रेम एसिलरेट कर गया तो NLM नहीं लगा सकते हैं, और अगर फ्रेम एसिलरेट नहीं कर रहा है तो फिर NLM लगा सकते हैं। अब कौन सा फ्रेम एसिलरेट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये तो खुद सब्जेक्टेड है कि किस रेफरेंस फ्रेम से हम उसको देख रहे हैं। तो टेक्निकली कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं है, ये बात समझ में आ रही है। बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट एसिलरेशन किसका होगा, वो तो हमें पता नहीं ना। नॉन एसिलरेटिंग यानी कि एसिलरेशन ज़ीरो, एसिलरेशन ज़ीरो तो एक खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अजम्पशन है, कि हम उसको विजुलाइज ही एक ऐसे फ्रेम से कर रहे हैं कि जहाँ से एसिलरेशन ज़ीरो दिख रहा है। फ्रेम चेंज हो गया तो फिर एसिलरेशन कुछ और हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि चलो हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारा जो रूम है वो है इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, क्योंकि हमें सब चीज़ें एकदम रेस्ट पे प्रतीत हो रही हैं। लेकिन मान लो मून पे कोई बैठा होगा, वैसे तो कोई नहीं बैठा होगा, लेकिन मान लो अगर मून पे कोई होता, तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये अपना रूम एसिलरेट कर रहा है ना, उसको तो एसिलरेट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा अपना रूम, तब तो फिर इनर्शियल फ्रेम नहीं बचा वो। तो बाय डेफिनेशन नो फ्रेम इज़ इनर्शियल। लेकिन हमारे सिलेबस में हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, है ना। इन आवर सिलेबस अर्थ इज़ द इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड और अर्थ इज़ द इनर्शियल फ्रेम। मतलब हमारे सिलेबस के अनुसार बोला जाए कि एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ज़ीरो किस चीज़ का है, तो हम कहेंगे ग्राउंड का, जो कि सही बात नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ग्राउंड का एक्सेलरेशन भी मून से देखेंगे तो ज़ीरो हो सकता है, ना हो, सन से देखें तो हो सकता है ना हो, हम खुद एक्सेलरेटिंग कार में बैठ जाएं तो फिर ग्राउंड का एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो, है ना। लेकिन फिर भी चीज़ों को आसान बनाने के लिए, नहीं तो अदरवाइज़ फिर क्वेश्चन ही नहीं बन पाएंगे।
है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन ही नहीं बन पाएंगे, हर क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होंगे। तो इसलिए सही एक सटीक आंसर लेने के लिए और क्वेश्चन बनाए जा सकें, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा सकें, इस वजह से हमारे सिलेबस में ग्राउंड या अर्थ को इनर्शियल फ्रेम कहा गया है। ठीक है, सो NLM इज एप्लीकेबल ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉट इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब इतना सब कुछ पढ़ लिया है अपन ने NLM के बारे में, और अब ये पढ़ रहे हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है और उसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो ये तो धोखा हो जाएगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में NLM अगर अप्लाई करना हो तो हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करने के लिए NLM को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। सो हेयर वी हैव टू मॉडिफाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ये रिजिड बॉडी पे एप्लीकेबल नहीं है, केवल पार्टिकल पे एप्लीकेबल है। और दूसरी कंडीशन अब क्या बताई जा रही है यहाँ पे कि NLM इनर्शियल फ्रेम पर ही एप्लीकेबल है। नॉन इनर्शियल में लगाना है तो कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो अभी अपन देखेंगे कुछ समय के बाद कि वो क्या होता है। ठीक है, सो अब इसको लिखना शुरू करते हैं अच्छे से। सो लिखो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frame of reference is one which has zero acceleration, ना inertial frame की ये डेफिनेशन होती है। लेकिन हमारे तजुर्बे से या हमारे जो भी हम जानते हैं फिजिक्स, उसमें कोई ऐसा फ्रेम नहीं है जिसका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन हो जाए ज़ीरो। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल फ्रेम्स which are at rest or are in uniform motion with respect to inertial frame are inertial frames of reference, are inertial frames of reference। ठीक है, तो अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो रहा है। तो दो कंडीशन में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, या तो वो रेस्ट पे हो या तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यार ये एक अर्थ है, ग्राउंड है मतलब ये, और इस फ्रेम का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, हमें रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, तो क्या ये इनर्शियल फ्रेम है? तो हम कहेंगे हाँ, दिस इज़ इनर्शियल फ्रेम। और फिर कोई कहे कि एक ट्रक है जो इसी ग्राउंड पे जा रहा है, चल रहा है, और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड, और कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता जा रहा है। तो एक्सीलरेशन कितना हुआ ट्रक का? एक्सीलरेशन भी ज़ीरो हुआ क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो क्या ये इनर्शियल फ्रेम है? तो हम कहेंगे हाँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर चल भी रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तब भी वो इनर्शियल फ्रेम हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। फिर थर्ड पॉइंट, बाय डेफिनेशन नो फ्रेम इज इनर्शियल। ठीक है, लेकिन हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम अज्यूम कर लेते हैं ताकि बात ख़त्म करने के लिए। सो वी अज्यूम अर्थ एज एन इनर्शियल फ्रेम of reference and all the frames which are unaccelerated with respect to earth can be taken as inertial frame
फ्रेम। ठीक है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी फ्रेम, जहाँ पे भी जिस पे भी हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं या देख रहे हैं दुनिया को, वो अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में अनएसिलरेटेड है तो उसको इनर्शियल फ्रेम बोल देंगे। फिर आ जाते हैं अपन सेकंड, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो सेकंड लिखो यहाँ पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, तो frames which are accelerated with respect to inertial frames of reference, inertial frame of reference are called non-inertial frames of reference, non-inertial frames of reference। ठीक है, तो अब वही एग्जाम्पल फिर से सॉल्व करते हैं अपन कि अब सही तरीका क्या है उसको सॉल्व करने का। तो हमने कहा कि ये यहाँ पे एक लिफ्ट है और उससे एक 10 kg का ब्लॉक हैंग्ड है, तो और ये एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो अब यहाँ पे बैठ के कोई आदमी अगर लगा रहा है NLM तो अलाउड नहीं है, क्योंकि ये खुद ही नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है। दिस इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम, लेकिन इसको अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम पे है, ग्राउंड पे है ये, तो ये लगा सकता है उसमें। तो ये FBD बनाएगा जब उसका ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी, तो 10G तो नीचे लग जाएगा, ऊपर टेंशन लग जाएगा और एक्सीलरेशन ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा उसको, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो फिर वो क्या लिखेगा वो T माइनस 10G, 10G इज़ नथिंग बट 100 इज इक्वल्स टू मास दैट इज़ 10 इंटू 2, तो टेंशन निकाल देगा वो 120 न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब एक मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन मतलब कि थोड़ा सा हम मेथड्स में, प्रोसेस में एक मैनिपुलेशन अगर ऐड कर दें तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम को भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी मॉडिफाइड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वी कैन मॉडिफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन to apply it in non-inertial frame of reference। ठीक है, तो पहले तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पे हमने इस आदमी लगाना चाहता है, लेकिन अब कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनर्शियल फ्रेम के मुताबिक ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर एक्सीलरेट हो रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इनर्शियल फ्रेम के मुताबिक ये अपना पेन कॉपी लेगा और बनाना शुरू करेगा डायग्राम FBD। तो नीचे लगेगा 10G और ऊपर लगेगा टेंशन। अब इसको एक्सीलरेट होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये एक्सीलरेशन मार्क नहीं करेगा, लेकिन अब इसको एहसास हो जाएगा कि ये नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम में है, तो एक मॉडिफिकेशन ऐड करेगा। दैट मॉडिफिकेशन इज़ कॉल्ड एडिशनल फोर्स विच इज़ कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है, दैट मॉडिफिकेशन इज़ कॉल्ड सूडो फोर्स। सूडो वर्ड का मतलब होता है, जापानीज़ वर्ड है ये, इसका मतलब होता है नकली, है ना। केवल वर्ड का मतलब है, फोर्स नकली नहीं है, फोर्स असली में लगता है, फोर्स इज़ असली, लेकिन वर्ड का लिटरल मीनिंग इज़ नकली। तो सूडो फोर्स का मतलब लिटरल मीनिंग होता है नकली फोर्स, लेकिन वो असली में होता है, सूडो फोर्स हमें असली में महसूस होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे ऐड करना है? वो इस एक्सेलरेशन, जिस तरफ फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट में ऐड करना है। जैसे एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है फ्रेम का, तो उसके अपोजिट में आएगा। ठीक है, FP बोल देते हैं उसको, F फॉर फोर्स, P फॉर सूडो।
सो एफ पी बोल देते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड होगा जितना भी मास है इस ऑब्जेक्ट का, जिस पे भी लगा रहे हैं सूडो फोर्स, उसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, तो अगर अपन सारी क्वांटिटीज़ लिखें, सो 10G तो नीचे लग गया, दैट इज़ 100 न्यूटन, ऊपर टेंशन लग गया और नीचे एक सूडो फोर्स भी लग गया। मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का? 10 kg। और एक्सीलरेशन किसका लिखना है? फ्रेम का एक्सीलरेशन, तो 20 और नीचे लगाना पड़ जाएगा। सो दिस इज सूडो फोर्स, दिस इज मॉडिफिकेशन। अब बोला कि अब तुझे जो करना है कर ले भाई, तुझे लग रहा है कि ये एक्सीलरेशन नहीं कर रहा है तो तू लगा ले, अब लगा ले न्यूटन लॉ, जैसा दिख रहा है वैसे लगा ले। तो अब कैसा दिख रहा है इसको? इसको तो ये इक्विलिब्रियम पे दिख रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, T इज इक्वल्स टू 100 + 20। अब सही आंसर आ गया, 120 न्यूटन। ये बात समझ में आई? तो एनएलएम को कैसे मॉडिफाई करना है? बस एक एडिशनल फोर्स ऐड कर देना है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सीलरेट कर रहा है उसके अपोजिट। और कितने मैग्नीट्यूड का? जिस भी बॉडी पर लगा रहे हैं अपन उसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। क्या ये बात क्लियर है? एक बार फिर से बोलूँ, हम क्या करने वाले हैं? अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, दिस मैन इज़ इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसको पता है कि भाई ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नहीं लगा सकता है एनएलएम। लेकिन एक मॉडिफिकेशन कर दिया जाए एनएलएम में तो ये लगा सकता है। क्या मॉडिफिकेशन है वो? कि सारे फोर्स तो एज इट इज़ जैसे मार्क करने वैसे कर लो, टेंशन वैसे ही का वैसा मार्क कर दिया, 10G mg है जो वैसा वैसा मार्क का, और कोई फोर्स होता वो भी मार्क कर देते, और एक एडिशनल फोर्स ऐड कर दो, दैट इज सूडो फोर्स। और फिर जो भी दिख रहा है उसको, असलियत क्या है उसको तो दिख रहा है ना, ये इक्विलिब्रियम पे, फिर लगा दो। ठीक है, तो अब लिख देते हैं अपन यहाँ पे सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। इसमें लिखो न्यूटन्स, न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ आर directly not applicable, not applicable in non-inertial frames, in non-inertial frames. So to apply laws of motion in non-inertial frames, in non-inertial frame, we have to consider a force, a additional force, which is called pseudo force, ठीक है। उसके बाद its magnitude is equal to mass of object times the acceleration of the frame, and direction is opposite to the direction of acceleration of frame। ठीक है, अगर वेक्टोरिकली लिखना जाए तो सूडो फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। चाहिए नेगेटिव क्या डिनोट कर रहा है? कि जिस तरफ फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स। ऐसे हमको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे एक सवाल सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक एलिवेटर है, उसके अंदर एक पुली सिस्टम लगा हुआ है।
ठीक है, इसका मास m है और इसका मास भी m है। ये एलिवेटर के अंदर है और एलिवेटर a एक्सीलरेशन से ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, सो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ a एंड b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में a और b का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे होते तो बहुत आसानी से इसका आंसर लिख पाते हैं एक्सीलरेशन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होते तो फिर इनर्शियल फ्रेम में नहीं रहते, नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहुँच जाते, तो न्यूटन लॉ को करना पड़ता मॉडिफाई। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो क्या किया जाए, इसको विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखा जाए। विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मास है, यहाँ पे पुली है, पुली के क्रॉस ओवर रोप गई हुई है और दूसरा मास लटका हुआ है। इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। ठीक है, अभी पुली के रिस्पेक्ट में ये वाला जो ब्लॉक है कहाँ जा रहा होगा, ये तो ऐसा जाता हुआ प्रतीत हो रहा होगा, और ये वाला कहाँ जा रहा होगा, पुली के रिस्पेक्ट में ऐसे ही जा रहा होगा। कोई आदमी अगर पुली बोल रहा हूँ, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, एलिवेटर अगर मैं बैठा हुआ है तो उसको एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन दिखेगी कि ये वाला ब्लॉक तो इधर स्लाइड हो रहा है हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली डाउन स्लाइड हो रहा है, और फिर इस पे जो नेट फोर्स है वो लिख के वो एक्सीलरेशन बता देगा, इसका एक ही वैल्यू बता देगा। तो वो सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं हम इसमें, यहाँ पे ये मास m है, यहाँ पे ये मास m है, तो ये a नहीं बोलते क्योंकि a तो सवाल में दिया हुआ है, इसको कुछ b बोल देते हैं, इसका एक्सीलरेशन b है। सो ये सिस्टम ऐसे मूव कर रहा होगा, इसका एक्सीलरेशन b यहाँ पे और इसका एक्सीलरेशन भी b यहाँ पे। तो कैसे, मतलब यहाँ पे केवल mg लगेगा क्या, तो हम कहेंगे ना, क्यों, क्योंकि एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन एक्सीलरेटिंग फ्रेम है। तो इसके एफबीडी में अपन जो घुमाने वाले फोर्स हैं इसको, वो mg के साथ साथ एक सूडो फोर्स भी लिखना पड़ेगा एक्सीलरेशन के अपोजिट, सो दैट विल बी m इंटू ए। तो नेट फोर्स कितना खींच रहा होगा इसको, दैट इज़ नथिंग बट mg प्लस ma। ये बात समझ में आई, ये कैसे लिख दिया मैंने, एडिशनल सूडो फोर्स ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम के चक्कर में देख रहे हैं अपन सब। अगर इनर्शियल फ्रेम होता तब केवल mg आता, लेकिन अब ये mg प्लस ma आ जाएगा। सो नेट एक्सीलरेशन कितना हो गया इसका, इस पर लगा दो, ये सिस्टम है, नेट फोर्स है जिस पे mg प्लस a और टोटल मास है m प्लस m, दैट इज़ 2m। सो एक्सीलरेशन b क्या हो जाएगा, mg प्लस ma डिवाइडेड बाय 2m। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर अपने पास g प्लस a डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा, m से m कट जाएगा। तो ये तो इसको कैसे दिख रहा है, ये तो इसको दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना। तो ये अगर अपन फिर से बनाए तो ब्लॉक ए ऐसा जाता हुआ दिख रहा है इसको विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो कितना एक्सीलरेशन आया, a प्लस जी बाई 2, और ब्लॉक बी जो है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, a प्लस जी बाई 2। तो अगर कोई बाहर से देख रहा होगा तो उसको इधर के साथ साथ ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, कितने से, a से। तो ये जो मैंने सिचुएशन बनाई है, दिस इज नाउ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, सो नेट रिजल्टेंट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ दिस। ऐसे जो पहला वाला ब्लॉक है उसका नाम क्या दिया है अपन ने, ए बोल रहे हैं जिसको, दूसरा वाला ब्लॉक है जो बी, तो पहला वाला ब्लॉक इसको ऐसा टेढ़ा जाता हुआ दिखाई देगा। तुम खुद इमेजिन करो, अगर तुम बाहर से देख रहे हो और ये स्लाइड भी हो रहा है लिफ्ट के अंदरूनी तौर पे और ऊपर भी जा रहा है, तो ऐसा टेढ़ा जाता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो ये टेढ़ा जाता हुआ दिखाई देगा किसी ऑब्जेक्ट, किसी आदमी को जो बाहर से देख रहा है इसे। और ये वाला नीचे आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है दोनों फ्रेम से एक्सीलरेशन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन, इसका आंसर लिखेंगे ए की वैल्यू पर डिपेंड करेगा वो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो लेट्स से नीचे जाता हुआ मान लेते हैं। सो ये हो जाएगा अपने पास a प्लस जी बाई 2 नीचे साइड माइनस a। तो ये हो गया a प्लस जी माइनस
2a/2 नीचे साइड, ठीक है। और सॉल्व करें तो उसको आ जाएगा g - a डिवाइडेड बाई 2 नीचे साइड। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखना है वेक्टोरिकली तो एक्सेलरेशन ऑफ a विल बी a j कैप, इसको j कैप बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं i कैप, प्लस a प्लस g/2 i कैप। ये तो हो गया अपना आंसर किसका, एक्सेलरेशन ऑफ a का। एक्सेलरेशन ऑफ b क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ b इज g - a/2 डाउनवर्ड, सो g - a/2 माइनस j कैप। तो ये जो ग्रीन में लिखे हुए हैं ये दो आंसर्स हो जाएंगे। आ रहा है समझ में, कॉन्सेप्ट समझो सबसे पहले। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तुम्हें मैं बता रहा हूँ यहाँ जा रही होगी कि ये मतलब ये क्या कर दिया, तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट के रिस्पेक्ट में उसने सूडो फोर्स लगाया, और फिर लिफ्ट से अगर बैठे बैठे देख रहा है तो 100% ये तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा बी से, और ये वर्टिकली डाउन कर रहा होगा बी से, जिसकी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपन ने नॉर्मल तरीके से। बस मॉडिफिकेशन क्या चिपकाया कि एक सूडो फोर्स लगा दिया वहाँ पे, ठीक है। फिर लेकिन हमसे पूछा गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए, तो हमने कहा कोई अगर बाहर से देख रहा होगा तो ऐसे जा रहा होगा ये वाला ब्लॉक, और ये वाला ब्लॉक ऐसे जा रहा होगा, लेकिन सब कुछ पूरा का पूरा फ्रेम भी एक्सेलरेट कर रहा है ए से, सो उसको एक एडिशनल ए दोनों जोड़ दो दोनों में, तो वैसा दिखने लग जाएगा। सो ए जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इफेक्टिवली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिखेगा उसको, थोड़ा ऊपर भी जाता हुआ थोड़ा साइड में जाता हुआ, तो ऐसा टिल्टेड जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसमें टिल्टेडनेस क्यों नहीं आई है बी वाले में, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शंस में है दोनों तरफ से एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ रही है। तो इसके बेसिस पे मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देने वाला हूँ, जिसको तुम बहुत सिंसियरली करो। देखो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, मतलब कुछ नहीं, एक फोर्स तो ऐड करना है जस्ट, बाकी सब कुछ वही है। तो एक फोर्स ऐड कर दिया तो हम फिर उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में सब कुछ बताने लग जाते हैं। सो होमवर्क नोट करते हैं। होमवर्क नोट करो, 8.6 में सूडो फोर्स वाला दिया हुआ है सेगमेंट, उसमें एग्जाम्पल 8.24, और एग्जाम्पल 8.25, दो क्वेश्चन हैं केवल। और इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 8.4, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, और जो भी मतलब तुम्हें डाउट आए वो तुम्हें पूछना है मुझसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे हम ताकि हमारी और क्लैरिटी हो। तो सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट अभी और चलेंगे, कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट इतने नहीं है, बस अलग अलग तरीके से लगा के देखेंगे उन्हें एक दो एग्जांपल्स में, और तो और क्लैरिटी आएगी। तो ये सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, सूडो फोर्स एक रियल फोर्स होता है, जैसे कहीं कोई ऐसा नाम उसका ऐसा है कि ऐसा अपन को महसूस होता है पढ़ते हुए कि सूडो फोर्स इज़ द इमेजिनरी फोर्स, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कार जैसी स्टार्ट होती है और तुम एकदम से एक्सेलरेटर दे देते हो कार में, तो एक पीछे का फोर्स महसूस होता है, बोलते हैं ना वो इनर्शिया जिससे एक्सप्लेन करते थे अपन, एक्चुअली में वो सूडो फोर्स ही है। कार एक्सेलरेट होने लग गई मतलब कि तुम जिस फ्रेम में बैठे हो वो एक्सेलरेट होने लग गया, यानी कि तुम पे एक सूडो फोर्स एक्ट हो गया। सिमिलरली कार एकदम से रुकती है तो फिर आगे झटका लगता है तुम्हें, तो एक्सीलरेट होती है तो झटका लगता है। वेन एवर देर इज एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम यू विल महसूस अ झटका, दैट इज सूडो फोर्स। जैसे एलिवेटर होते हैं, लिफ्ट होते हैं, तो लिफ्ट में कभी कभी झटका सा महसूस होता है ना, लिफ्ट अचानक से रुकती है जब, तो रुकते टाइम और चलते टाइम। तो क्यों होती है, क्योंकि रुकते टाइम एक्सेलरेशन होता है उसका कुछ,
तो ये झटका बहुत ख़तरनाक हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चल रही है और अचानक से ब्रेक दबक दिए, तो अगर अचानक से ब्रेक दबा दिए तो एकदम से वेलोसिटी ज़ीरो पे आने की कोशिश करती है, मतलब एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बोलते हैं लोग कि सीट बेल्ट लगाया करो। सीट बेल्ट में क्या होगा, वो बेल्ट तुम्हें रोक लेगा। तो सूडो फोर्स कैन बी बहुत, जितना एक्सेलरेट करेगा फ्रेम उतना ज़्यादा सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।